Hello students, today again I am here to communicate with you, to talk to you about English or the English language. And yesterday we discussed verbs, especially auxiliary verbs. I was talking about primary auxiliary verbs. मैंने कल आपको ये बताया था, अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है वर्ब का टॉपिक, वर्ब्स, राइट। इसमें ध्यान रखिएगा कि मैंने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो ऑक्सिलरीज का किया है, ऑक्सिलरीज जिसको आप ज़्यादातर सुनते आए हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में। वो हेल्पिंग वर्ब्स ही जो है वो ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। कल मैंने बात की थी इससे पहले बी के बारे में, हैव के बारे में और डू के बारे में। मैंने आपको तीनों के बारे में बता दिया था कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे किया जाता है, राइट। और अब मैं इसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट लेने जा रहा हूँ, मॉडल्स की बात करूँगा, पर उससे पहले कुछ बेसिक बातें आपको और बताऊँगा। बी, हैव, डू मैंने आपको तीनों कल करा दी हैं। डू का लास्ट पॉइंट था डिड, डज भी मैंने आपको करा दिया है। तो इस प्रकार से मैंने ऑक्सिलरी के बहाने आपको ये बातें बताई है कि ये होती तो सहायक क्रियाएं हैं ज़्यादातर, लेकिन ये दोनों काम कर सकती हैं, यानी ऑक्सिलरी का काम भी कर सकती है और मेन वर्ब का काम भी कर सकती है। और मैंने किस प्रकार से दोनों तरह से काम कर सकती है मैंने आपको पूरा डिटेल में एग्जाम्पल देकर समझा दिया है। तो ये इनके बारे में थोड़ी बात की है। दूसरी जो मैंने आपको ऑक्सिलरी बताई थी, ये तो मैंने आपको बताया था प्राइमरी ऑक्सिलरीज थी। जो मैंने इसका जिक्र किया ये मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। वो सहायक क्रियाएं जो बी, हैव, डू इनके फॉर्म्स के रूप में होती हैं वो प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाती हैं। और मैंने बताया था आपको एक मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं या मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, जिन्हें हम कहा था 13 मॉडल्स। मैंने आपको बताया था कि 13 मॉडल्स होते हैं, वही मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। इससे पहले आगे बढ़ूं, एक बार आप देख लीजिएगा कि मॉडल्स जो है 13 होते हैं। इनकी मैं चर्चा कर चुका हूं तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब मैं शुरू कर रहा हूं मॉडल ऑक्सिलरीज के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। मॉडल्स, ये भी वर्ब का ही पार्ट है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा मॉडल जो होते हैं वो मोड या मूड से बने हैं, ठीक है। मोड या मूड से बन गया मॉडल शब्द। और इनकी संख्या 13 होती है, 13 मॉडल्स होते हैं, 13 मॉडल्स होते हैं। और एक बात और ध्यान रखिएगा, कभी भी मॉडल्स को मेन वर्ब के रूप में आप प्रयोग नहीं कर सकते। मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड एज ऑक्सिलरीज, नॉट लाइक प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी ऑक्सिलरीज को आप प्रयोग कर सकते हैं मेन वर्ब के रूप में भी और ऑक्सिलरी के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मॉडल्स को आप केवल ऑक्सिलरी के रूप में यूज कर सकते हैं, मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं कर सकते। एक बात इंपॉर्टेंट दिमाग में रखनी है। तो यहां पर मैं नोट डाल देता हूं, आप देखिए ध्यान से। मॉडल्स कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब। ये आपको ध्यान रखना है कि मॉडल्स का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं किया जा सकता। मॉडल्स आर ओनली ऑक्सिलरीज। मॉडल जो होते हैं वो केवल सहायक क्रिया होते हैं। मॉडल्स आर ओनली यूज्ड एज ऑक्सिलरीज। इनका प्रयोग केवल सहायक क्रिया के रूप में किया जा सकता है, हेल्पिंग वर्ब्स के रूप में किया जा सकता है, ऑक्सिलरीज के रूप में किया जा सकता है, बट नॉट एज मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को ही ऑक्सिलरीज कहा जाता है। एक बात, ठीक है। मेन वर्ब ये हो नहीं सकते, ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं। ये आपको याद रखना, जैसे किसी वाक्य में आप अगर एग्जाम्पल लेकर देखना चाहें तो देखिएगा। जैसे आप देखिए, अगर मैं ये कहता हूं यहां पर कि ही कैन कम टुडे, अगर मैंने ये सेंटेंस आपके सामने बोला है तो कैन को मैं इसी अर्थ में, जिस अर्थ में आया है, इसी मीनिंग में कैन को मैं
मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता। ही कैन कम टुडे, या एग्जाम्पल देखिएगा, यू मे गो नाउ, ठीक है। या फिर देखिएगा, दे शुड लीव अर्ली। यहां पर शुड, यहां पर मे और यहां पर कैन, तीनों ही मॉडल्स हैं या मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, और इनका प्रयोग जो है वो आप मेन वर्ब के रूप में नहीं कर सकते, वो केवल ऑक्सिलरीज के या हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही है। ध्यान से देखेंगे तो आप देखिएगा, कैन के बाद मेन वर्ब क्या है? कम। मे के बाद मेन वर्ब क्या? नाउ। शुड के बाद मेन वर्ब क्या? लीव। लीव का मतलब है रवाना होना। आप जाते इसको समझते हैं छोड़ना, छोड़ना भी होता है लीव का मतलब, लेकिन लीव का मतलब स्थान छोड़ने के अर्थ में भी आता है। इसका ये हुआ कि लीव वहां पर मेन वर्ब है और उसका अर्थ है रवाना होना, तो इसका मतलब हम कहेंगे चल पड़ना, या फिर आप कहिए रवाना होना, ठीक है भाई। तो ये आप इस प्रकार से कर लीजिएगा, रवाना होना। तो उन्हें जल्दी रवाना होना चाहिए, तुम अब जा सकते हो, और वह आज आ सकता है। इन तीनों में जो तीन मॉडल्स आए हैं, दे कैन बी यूज्ड ओनली एज ऑक्सिलरीज, ओनली एज हेल्पिंग वर्ब्स, बट नॉट एज मेन वर्ब्स। ओके, मेन वर्ब्स के रूप में आप इनका प्रयोग नहीं कर सकते। तो यही बात मैंने आपको यहां पर बताई है कि मॉडल्स जो हैं कैन नॉट बी यूज्ड एज मेन वर्ब्स, मॉडल्स आर ओनली यूज्ड एज ऑक्सिलरीज। उनका प्रयोग केवल सहायक क्रिया के रूप में कर सकते हैं, मेन वर्ब के रूप में उनका प्रयोग नहीं कर सकते। इससे पहले हमने देखा था कि मैंने आपको बताया, जब मैं प्राइमरी ऑक्सिलरी पढ़ा रहा था, मैंने आपको बताया था कि हैव जो है, राइट, वो दोनों फॉर्म में आ सकता है। हैव ऑक्सिलरी भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है, दोनों काम कर सकता है। ये विशेषता प्राइमरी ऑक्सिलरीज में होती है, जो इसका जिक्र मैंने पहले किया है। तो जब आपने देखा कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं उनका प्रयोग आप दोनों रूप में कर सकते हैं, उनको आप मेन वर्ब भी मान सकते हैं, उनको आप मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं और ऑक्सिलरीज के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, सहायक क्रिया के रूप में कर सकते हैं। लेकिन जो मॉडल्स होते हैं उनका प्रयोग केवल ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। ये इनके बारे में मोटा रूल है। लेकिन कुछ शब्द ऐसे हैं इन मॉडल्स में ही जिन्हें कई बार मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, लेकिन वो अपवाद के रूप में आते हैं। इसीलिए जो मॉडल्स हैं उसमें से दो मॉडल्स ऐसे अपवाद के रूप में आ रहे हैं। ये रूल तो देखिए जनरल रूल है, ये सामान्य नियम आपको ध्यान रखना है, ये जनरल रूल है, सामान्य नियम है। एक एक्सेप्शन इसमें याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं। एक्सेप्शन क्या है? राइट, एक्सेप्शंस कौन से हैं? दो शब्द ऐसे हैं एक्सेप्शन के रूप में जो, हालांकि देखिए जब आपको दो एक्सेप्शन में बता रहा हूं कि दो मॉडल ऐसे हैं जिन्हें मेन वर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, तो फिर वो मॉडल नहीं है, बात तो वही है ना, वो मॉडल थोड़ी रह गए, ठीक है। तो इसलिए दो शब्द ऐसे आते हैं जो आपके मान ली जाते हैं, एक तो होता है डेयर और एक नीड। ये दो शब्द अपवाद हैं, बाकी नियम सभी मॉडल्स पे लागू होते हैं। जो मैंने आपको नोट्स बताए हैं, ये बातें आपके सभी मॉडल्स पर अप्लाई होती हैं। लेकिन दो शब्द ऐसे हैं, डेयर DARE और नीड, जहां पर ये जो रूल है ये थोड़ा सा अप्लाई नहीं हो पाता है। तो अभी इनकी भी हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये आप रूल याद रखिएगा जो मैं आपको समझाए हैं, ठीक है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स, देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि मॉडल जो हैं वो बेसिकली क्या दिखाते हैं। तो एक लाइन दिमाग में बिठा लेनी कि मॉडल्स जो होते हैं वो किसी न किसी विचार धारणा को दिखाते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन करते समय हम अपने वाक्यों के माध्यम से किसी न किसी विचार को प्रकट करते हैं, किसी न किसी आइडिया को, कॉन्सेप्ट को प्रकट करते हैं। और मॉडल्स यही काम करते हैं कि मॉडल्स, एक मॉडल में कई धारणाएं छिपी होती हैं। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि शुड का प्रयोग कैसे, तो कौन सा धारणा, कौन सा आइडिया, कौन से कॉन्सेप्ट को दिखा रहा है? शुड। तो आप क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे कि शुड जो है वो एडवाइस को दिखा रहा है, राइट, या आप कहेंगे शुड जो है वो सजेशन को दिखा रहा है। अगर कोई आपसे पूछता है कि कैन क्या शो कर रहा है, तो आप कहते हैं कैन जो है वो एबिलिटी को शो कर रहा है, योग्यता को दिखा रहा है, राइट। कोई आपसे कहता है मस्ट क्या दिखा रहा है, तो आप कहेंगे बाध्यता या ऑब्लिगेशन को दिखा रहा है। तो प्रत्येक जो मॉडल होता है वो किसी न किसी धारणा को,
किसी न किसी आइडिया को, किसी न किसी विचार को प्रकट करता है, राइट। यानी आप यूं भी कह सकते हैं किसी किसी मूड को या मोड को शो करता है, इसलिए नाम पड़ा मॉडल। तो याद रखिएगा, मॉडल्स शो एन आइडिया और कॉन्सेप्ट, ठीक है। मॉडल्स के एक विचार, एक धारणा को शो करते हैं। आप ये भी कह सकते हैं मॉडल्स किसी न किसी मूड को दिखाते हैं। मूड का हिंदी अर्थ क्या होता है? मनोदशा, या बात कहने का मोड। मोड होता है तरीका, ढंग, उसको दिखाते हैं, मैनर। बात कहने का ढंग क्या है, यानी बात को आप किस रूप में कह रहे हैं। आप उसको एबिलिटी के रूप में कह रहे हैं, परमिशन देने के लिए कह रहे हैं, आप उसको रिक्वेस्ट के रूप में कह रहे हैं, आप उसको कमांड के रूप में कह रहे हैं, उसको दिखाता है तो माना जाएगा कि वो मोड को दिखा रहा है। मोड का मतलब बात कहने का ढंग, तो इसलिए नाम पड़े मॉडल्स। तो याद रखिएगा, प्रत्येक मॉडल जो है वो किसी विचार, किसी आइडिया, किसी धारणा को दिखाता है। जैसे कैसी धारणा, कैसा कॉन्सेप्ट, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, रिक्वेस्ट, ठीक है, ऑर्डर, आदेश, ठीक है, परमिशन, ओके। सो परमिशन, ऑब्लिगेशन, सो रिक्वेस्ट, ऑर्डर, परमिशन, ऑब्लिगेशन, ये ऐसे ही अन्य चीज़ों को दिखाता है। तो वो जो ये जो कॉन्सेप्ट दिखाए जा रहे हैं ये सब विचार या आइडियाज़ कहलाते हैं। रिक्वेस्ट एक आइडिया या कॉन्सेप्ट है, ऑर्डर एक विचार, एक कॉन्सेप्ट है, परमिशन भी एक थॉट है, ऑब्लिगेशन भी एक धारणा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये सभी जो हैं ये आइडियाज़ हैं। ऐसे ही अन्य मॉडल्स भी हैं, जो अन्य मॉडल्स हैं वो भी शो करते हैं अलग अलग कॉन्सेप्ट को। जैसे अगर आपसे मैं कहता हूँ मे आई कम इन, अगर ये वाक्य आपसे आपके सामने बोला जाए मे आई कम इन, तो आप कहेंगे सर आप तो रिक्वेस्ट मांगने की बात कर, आप तो परमिशन मांग रहे हैं। मैंने कहा यस, मे आई कम इन जो आप बचपन से बोलते हैं, स्कूल वगैरह में आप जाते हैं, स्कूल टीचर्स के रूम में या टीचर्स के कॉमन रूम में जाते हैं या फिर प्रिंसिपल के रूप में जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं वहाँ पर? मे आई कम इन सर बोलते हैं। तो मे आई कम इन, दिस इज आस्किंग फॉर परमिशन और दिस इज अ रिक्वेस्ट। एक प्रार्थना कर रहे हैं आप, अनुमति मांग रहे हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे वहाँ पर परमिशन आ रहा है। तो ऐसे ही तो वहाँ पर आप कहिए मे का प्रयोग यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए किया जा रहा है, परमिशन मांगने के लिए किया जा रहा है। तो इस प्रकार से प्रत्येक मॉडल एक कॉन्सेप्ट या आइडिया को दिखाता है। खैर, ये मॉडल्स के बारे में। अब देखिएगा, ये तो हो गई इसके बारे में, इसकी परिभाषा की बात करते हैं कि मॉडल नाम क्यों पड़ा है। अच्छा, इस शब्द को इससे कंफ्यूज मत करना, एक स्पेलिंग MODEL होती है, वो अलग शब्द है, ये अलग शब्द। इसमें देखो AL आ रहा है, इसमें EL आ रहा है, इसका मतलब होता है मूर्ति, राइट, या फिर कई बार इसका अर्थ होता है आदर्श रूप भी होता है, आदर्श रूप, ठीक है। और कई बार इसका अर्थ जो है मूर्ति को भी कहा जाता है, डमी को भी कहते हैं मॉडल, MODEL। और मॉडल वो लोग भी होते हैं जो काम करते हैं, फिल्म किसी एड वगैरह में काम करते हैं, किसी फैशन शो में काम करते हैं, वे लोग भी मॉडल कहलाते हैं। खैर चलिए, वो दूसरा पॉइंट है। अब इधर आते हैं वापस, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब एक पॉइंट ये उठता दिमाग में, जो मॉडल्स होते हैं उनके साथ, चलिए मान लिया आप सभी ने, अभी मैंने आपको बताया था कि मॉडल्स केवल ऑक्सिलरीज के रूप में आते हैं, मॉडल्स मेन वर्ब के रूप में नहीं आते। यस, इट इज अ फैक्ट, ठीक है। मैंने कहा दो अपवाद है, डेयर और नीड, जिनकी हम आखिर में चर्चा करेंगे, वहां पर वो आते हैं और उनका फॉर्म भी अलग होता है। लेकिन नॉर्मली याद रखिएगा मॉडल्स मेन वर्ब नहीं होते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि मॉडल्स के बाद आप वर्ब को, अनेक मेन वर्ब जो आती है मॉडल्स के बाद, उसको आप अलग अलग रूप में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अलग रूप से मेरा मतलब है कि कभी फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, जिसे ग्रामर की भाषा में इन्फिनेटिव कहते हैं, कभी थर्ड फॉर्म भी आ सकती है आईएनजी, लेकिन उसका प्रयोग करने का तरीका अलग अलग। तो मॉडल्स के बाद मेन वर्ब कौन कौन सी आ सकती है? मॉडल्स के बाद नंबर 1 फर्स्ट फॉर्म, या इसे ग्रामर की भाषा में कहते हैं इन्फिनेटिव, एक पॉइंट ये आ सकता है। मॉडल के बाद सेकंड फॉर्म आ सकती है, मॉडल्स के साथ नो, मॉडल्स के साथ सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। फर्स्ट फॉर्म आ सकती है, यस, सेकंड फॉर्म नो, थर्ड फॉर्म आ सकती है, लेकिन उससे पहले आपको बी का फॉर्म लगाना पड़ेगा।
बी प्लस थर्ड फॉर्म, राइट। थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, मॉडल्स लगाएं फिर बी लगाएं फिर थर्ड फॉर्म लगाइए। हालांकि ज़्यादातर ऐसा पैसिव वाक्य में होता है। तो पैसिव वॉइस में मॉडल्स को जब पैसिव में चेंज करते हैं तो मॉडल्स के बाद बी लगाकर थर्ड फॉर्म लगा दिया जाता है। क्या मॉडल के साथ आईएनजी फॉर्म आ सकता है? मॉडल के बाद यस आ सकता है, लेकिन उससे पहले आपको बी का फॉर्म लगाना पड़ेगा। मॉडल्स के बाद बी का फॉर्म लगाइए, बी के बाद आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, तो ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स के बाद एक पॉइंट और याद रखिएगा, हैव थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, राइट। हैव थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट रूप हो गया है, ये कंटिन्यूअस रूप हो गया है। अगर मॉडल्स के बाद बी प्लस राइट आईएनजी फॉर्म आ रहा है तो ये मॉडल्स का कंटिन्यूअस फॉर्म है या प्रोग्रेसिव फॉर्म है। अगर मॉडल्स के बाद हैव थर्ड फॉर्म आ रहा है तो ये मॉडल्स का परफेक्टिव रूप है या परफेक्ट रूप है। मॉडल्स का परफेक्टिव रूप है या परफेक्ट रूप होता है, हैव थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। और अगर हैव थर्ड फॉर्म को पैसिव बनाएं तो मॉडल्स के बाद हैव बीन और थर्ड फॉर्म भी आ सकता है। ये परफेक्टिव पैसिव वॉइस है या परफेक्टिव पैसिव है। तो इस प्रकार से देखिएगा कि मॉडल्स के बाद ये वर्ब्स आ सकती हैं। एक वर्ब जो है ये वाला नहीं आएगा मॉडल्स का सेकंड फॉर्म। इसका रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि मॉडल जो है जो सेकंड फॉर्म होती है वो मैंने कहा था उससे पहले वर्ब का कोई टुकड़ा नहीं आ सकता, इसलिए सेकंड फॉर्म जब भी आएगा वो अकेला आएगा। सेकंड फॉर्म जब भी आएगा अकेला आएगा, उससे पहले उसके बाद उसके पहले कोई वर्ब नहीं मिलेगा। हाँ, फर्स्ट फॉर्म यस फर्स्ट फॉर्म मिलती है। हालांकि याद रखिएगा मॉडल्स के बाद जो फर्स्ट फॉर्म आती है उसे ग्रामर की भाषा में इन्फिनेटिव कहा जाता है। एक पॉइंट छोटा सा ध्यान रखिएगा, इन्फिनेटिव दो रूप में होता है। एक तो अकेला फर्स्ट फॉर्म है मॉडल्स के बाद, वो भी इन्फिनेटिव है, और अगर टू फर्स्ट फॉर्म के रूप में दिया जा रहा है वो भी इन्फिनेटिव है, लेकिन वो टू इन्फिनेटिव है। याद रखिएगा ये भी इन्फिनेटिव है पर ये टू इन्फिनेटिव है। ठीक है भाई, तो इन्फिनेटिव ये भी है और ये भी इन्फिनेटिव, लेकिन ये प्लेन इन्फिनेटिव है, ये टू इन्फिनेटिव। मॉडल्स के बाद टू फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, इसे हम ग्रामर की भाषा में टू इन्फिनेटिव कहते हैं। तो मॉडल्स के साथ निम्न फॉर्म्स या निम्न मेन वर्ब्स आ सकती हैं। ये जितनी बातें मैंने आपको यहाँ पर बताई है ये केवल मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब्स का प्रयोग मॉडल्स के साथ कैसे किया जा सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स लेके दिखाता हूँ आपको मैं, देखिएगा। मॉडल्स प्लस मेन वर्ब, अब इसके मैं एग्जाम्पल्स दे रहा हूं आपको मैं, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं समझेंगे कहां से। एग्जाम्पल्स बड़े ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, जो भी यहां पर पढ़ाया जा रहा है इट इज द बेस्ट। आपको हो सकता है हमारा घमंड लगे, बट ये मेरा विश्वास है जो बातें आप पढ़ रहे हैं यहां पर वो बेस्ट है। यस, जो बातें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो सब रेफरेंस बुक से हैं, ऐसा नहीं है मन से कुछ बताया जा रहा, मन से कभी कोई नहीं पढ़ा सकता। मैं बार बार कहता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज जो है इट इज़ द सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया एंड वी आर जस्ट द सेकंड लैंग्वेज टीचर्स एंड सेकंड लैंग्वेज लर्नर्स इन इंडिया। सो वी कांट क्लेम टू बी as kind of good as the native speakers or native grammarians can be. We are just the medium, we are just kind of the we can say the mediator. ओके, हम मीडिएटर होते हैं, तो हम आपको वही बातें बताएंगे जो रेफरेंस बुक्स में लिखी हुई हैं। याद रखिएगा, इसमें अपनी तरफ से मन से हम केवल एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। रूल्स हमेशा वही रहे हैं जो आपके फादर्स ने पढ़े हैं, फोर फादर्स ने पढ़े हैं, अगर उन्होंने पढ़ाई की है पहले। तो अगर हमारे फोर फादर्स ने पढ़ाई की है तो जो इंग्लिश उन्होंने पहले पढ़ी वही पढ़ी। हाँ, थोड़ा सा चेंज होता चला जाता है, लेकिन रिटन इंग्लिश में कभी चेंज नहीं होता है। रिटन इंग्लिश को फॉर्मल इंग्लिश भी कहते हैं। वो रूल वाली भाषा जो होती है, रूल्स की जो भाषा होती है वो कहलाती है एकेडमिक इंग्लिश। याद रखिएगा, एकेडमिक इंग्लिश या फिर फॉर्मल इंग्लिश, उसके रूल्स ऑलमोस्ट वही हैं, जो उसके रूल्स हमेशा वही हैं जो पहले से हैं। अगर मेरे पिता ने इंग्लिश पढ़ी है तो वही अंग्रेजी आज भी मैं पढ़ रहा हूँ या पढ़ा रहा हूँ। अगर मेरे दादा ने इंग्लिश पढ़ी या पढ़ाई है तो मैं भी आज वही इंग्लिश पढ़ा। किस अर्थ में? क्योंकि हम कौन सी इंग्लिश की बात करें? एकेडमिक। याद रखिएगा, स्पोकन इंग्लिश वो चेंज होती रहती है, ठीक है, वो बदलती रहती है, लेकिन जो बेसिक
एकेडमिक फॉर्मल स्टैंडर्ड इंग्लिश है, इट नेवर चेंजेस, ये बदलती नहीं है। क्योंकि परीक्षा में चूँकि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमेशा याद रखिएगा जो इंग्लिश आती है वो फॉर्मल इंग्लिश होती है, एकेडमिक इंग्लिश होती है। और एकेडमिक इंग्लिश नेवर चेंजेस और ऑलमोस्ट नेवर चेंजेस, लगभग ये नहीं बदलती है, हमेशा जैसे फॉर्म में होती है। और वही आपको यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है कि मॉडल्स जब आ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए एकेडमिक इंग्लिश जो होती है ये एग्ज़ाम में आती है, तो इसको मैं आपको समझाने कई बार बोल देता हूँ एग्ज़ाम इंग्लिश। हालांकि ऐसा कोई शब्द नहीं है, पर वो आपके दिमाग में एक थॉट डालने के लिए मैं इसको कह देता हूँ भाई एग्ज़ाम इंग्लिश है, ये परीक्षा वाली अंग्रेजी है, ठीक है। और आपका फिर दूसरी कौन सी होती है, वो होती है स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश अलग होती है, ये बातचीत के लिए प्रयोग की जाती है। ये थोड़ी सी इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है। इनफॉर्मल का मतलब होता है रूल्स, इसमें पुराने जो नियम होते हैं वो वायलेट किए जाते हैं, वो छोड़ दिए जाते हैं और वो बदलते रहते हैं। ये समय के साथ बदलती रहती है, ये जो है प्राय नहीं बदलती है, ये ऑलमोस्ट एक ही फॉर्म में रहती है। सो प्लीज़ बी केयरफुल while you read anything in grammar. You have to be very careful of the things that you have been learning. Okay, so be careful. सीखते रहिए और ध्यान से देखिएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। Okay, coming back to the things that I was teaching. मॉडल्स के बाद मेन वर्ब आता है, मैं इसे एग्जाम्पल दे रहा था। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैंने कहा आपसे कैन गो, तो आपने कहा सर ये तो फर्स्ट फॉर्म आ गया, यस। अगर मैं आपसे कहता हूँ ऑट और टू गो, तो आपने कहा सर ये तो टू इन्फिनिटिव आ गया है। मॉडल्स के बाद प्लेन फॉर्म, इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म आ रही है। ऑट के बाद टू फर्स्ट फॉर्म आता है या टू इन्फिनिटिव आता है, ग्रामर की भाषा में टू इन्फिनिटिव है, ये प्लेन इन्फिनिटिव है। याद रखिएगा, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यू डोंट नीड टू बी कंफ्यूज्ड बिकॉज आई एम हियर टू सर्व यू, टू टीच यू, ओके, टू गिव यू द बेस्ट आई नो। जो कुछ मैं जानता हूँ उसका सर्वश्रेष्ठ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। और इट इज़ द बेस्ट, यू कैन रिलाई ऑन मी, यू कैन डिपेंड ऑन मी, यू कैन बिलीव मी दैट, और बिलीव इन मी, बोथ आर करेक्ट। बिलीव इन का अर्थ होता है कि आप किसी की क्षमता योग्यता में विश्वास करते हैं, और बिलीव का अर्थ होता है जब आप कहते हैं कि आई बिलीव यू, उसका अर्थ आप उस आदमी जो बातें वो कह रहा है उसकी बातों को सच मान रहे हैं। तो आप मेरे लिए दोनों अप्लाई कर सकते हैं, यू कैन बिलीव इन मी एंड यू कैन बिलीव मी, यस। सो कैन गो में गो क्या है, ये प्लेन इन्फिनिटिव है, राइट। इसको नाम दिया जाता है फर्स्ट फॉर्म जब आती है बिना टू के, और अगर उसे इन्फिनिटिव कहा जाए तो कौन सा इन्फिनिटिव कहा जाएगा, प्लेन इन्फिनिटिव। अगर टू फर्स्ट फॉर्म आ रहा है मॉडल्स के बाद, ये इन्फिनिटिव तो है पर इसका नाम दिया जाता है टू इन्फिनिटिव, रिमेंबर दैट, ओके, टू इन्फिनिटिव, ओके। ऑट, कैन, राइट। और देखिएगा एक मॉडल है यूज्ड टू, जो आपने बचपन से सुना होगा, यूज्ड टू प्ले में देखिएगा मॉडल बेसिकली तो यूज्ड होता है, राइट। इसका प्रोनाउंसिएशन याद रखिएगा, यूज्ड होता है, ठीक है, यूज्ड नहीं होता है। और यहाँ देखिएगा टू प्ले, ये क्या आ रहा है, टू इन्फिनिटिव आ गया यहाँ पर भी, राइट। और देखिएगा मे बी रनिंग, रन का मतलब दौड़ना भी होता है, बहना भी होता है, ठीक है, भाई की बहना नहीं, पानी का बहना, राइट। मे बी रनिंग, यहाँ पर देखिएगा रनिंग आईएनजी फॉर्म आ गई, उससे पहले क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है सबको। इसका मतलब मॉडल्स के बाद आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है पर उससे पहले बी का फॉर्म आएगा। तो मे बी रनिंग का मतलब है शायद वह दौड़ रहा होगा, इसका अर्थ ये निकला। आगे और बात करूंगा, अभी पहले एक बार फॉर्म्स देख लीजिए आप। और देखिएगा मे हैव और मे हैव गॉन, यहाँ देखिए थर्ड फॉर्म आया है, ये थर्ड फॉर्म है, लेकिन थर्ड फॉर्म से हैव लगाना पड़ा। जैसे आईएनजी लगाने से पहले मॉडल के साथ आपको पहले बी लगाना पड़ा, उसी प्रकार से आपको जब यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाना पड़ा तो थर्ड फॉर्म लगाने से पहले आपको हैव का प्रयोग करना पड़ेगा। आप यूजिंग हैज मत लगा देना कभी भी, नेवर, रिमेंबर दैट। यू कांट पुट हैज आफ्टर मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद यू कांट पुट हैड और हैज, ओनली हैव। कभी आप ये मत कीजिएगा कि आप ये सोच लें कि क्या मॉडल्स के बाद हैज या फिर हैड आ सकता है क्या, नो, मॉडल्स के बाद हैज और हैड नहीं आ सकता, इट वुड बी इनकरेक्ट। मॉडल्स के साथ अगर आएगा हैज और हैड में से केवल हैव आ सकता है।
और यहाँ पर थर्ड फॉर्म, इसका अर्थ है शायद वो चला गया होगा, मे हैव गॉन। तो थर्ड फॉर्म भी प्रयोग कर सकते हैं आप, आईएनजी फॉर्म भी प्रयोग कर सकते हैं, पर उससे पहले आप कुछ और शब्द जोड़ने पड़ते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ करके दिखाया। अच्छा, अब देखिएगा, अभी मैंने आपको बताया था कि मॉडल, इसके बाद देखिएगा शब्द और लेते हैं। अगर मैंने कहा मे बी और यहाँ पर आ गया है मे बी और किल्ड, ये एक तरह से पैसिव उसकी तरह काम कर रहा है, फिर से थर्ड फॉर्म आ गया है, राइट। लेकिन अब की बार बी के साथ आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मॉडल्स के साथ अगर आप बी लगाते हैं तो दो फॉर्म आ सकता है, एक तो आ सकता है थर्ड फॉर्म, एक आ सकता है आईएनजी फॉर्म, दो शब्द, दो मेन वर्ब आ सकती है। यहाँ देखिएगा, मे बी किल्ड और मे बी किलिंग, ठीक है। अभी आगे इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। तो मॉडल्स के बाद जब आप बी फॉर्म लगाते हैं तो आगे दो फॉर्म आ सकती है, या तो थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म, जिसको मैंने इस प्रकार से लिखा है, देख लीजिए आप, दो फॉर्म आ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, ये पैसिव में याद रखिएगा, अभी बताया था मैंने आप लोगों को, ये जो है पैसिव वॉइस में आ रहा है, ये पैसिव में है और ये आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। और देखिएगा, एक मे हैव और बिन भी लगा सकते हैं, और उसके मे हैव बीन टॉट, चेक कीजिएगा, मे हैव बीन टॉट, मे मॉडल आ गया, उसके बाद ये बाकी पार्ट आ रहा है। अब की बार भी थर्ड फॉर्म है, लेकिन प्रॉब्लम क्या, आई मीन नई चीज़ क्या है कि थर्ड फॉर्म तो है, यहाँ भी थर्ड फॉर्म था, लेकिन ये पैसिव, वो भी पैसिव था, ये भी पैसिव है। वो फर्स्ट फॉर्म के साथ का पैसिव है कि मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म आता है तो उसका पैसिव ऐसे बनता है, और नीचे वाला जो है ये मॉडल्स के साथ हैव थर्ड फॉर्म आता है, उसका पैसिव है, दोनों ही पैसिव है। मे हैव बीन टॉट, यहाँ पर देखिएगा ये मॉडल आ गया, ये हैव आ गया, बीन और थर्ड फॉर्म, तो इनका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, मॉडल्स के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म नहीं आता है, और भी फॉर्म्स आ सकते हैं, लेकिन उनके मीनिंग अलग अलग होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिएगा, ही मे गो नाउ, अब वो जा सकता है, सिंपल। दूसरा देखिएगा, ही मे बी, ठीक है, वेटिंग फॉर यू, इसका अर्थ क्या निकला, ही मे बी वेटिंग फॉर यू, इसका अर्थ है कि हो सकता है वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हो, मे पॉसिबिलिटी दिखाता है, इसका अर्थ है शायद वो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, ही मे बी वेटिंग फॉर यू। और देखिएगा, शी मे हैव, ठीक है, शी मे हैव सीन यू, हो सकता है उसने तुम्हें देख लिया हो सकता है उसने तुम्हें देख लिया हो, ही मे हैव सीन यू, ये परफेक्ट आ गया, मॉडल्स के बाद परफेक्ट देखिए आप, ठीक है। मे हैव थर्ड, उसे हो सकता है उसने तुम्हें देख लिया हो, ही मे हैव सीन यू। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे ही मे हैव बिन और इनवाइटेड टू द पार्टी, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग हो सकता है उन्होंने उसे पार्टी में बुलाया हो या आमंत्रित किया हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस पूरा देखिएगा, ही मे हैव बीन इनवाइटेड, हो सकता है उसने, ही को पार्टी में इनवाइट किया गया हो, किसके द्वारा किया गया जिक्र नहीं आया, इसका जिक्र करें तो बाई लगाना पड़ेगा क्योंकि पैसिव वॉइस में सेंटेंस है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि हो सकता है उसे पार्टी में बुलाया गया हो, ही मे हैव बीन इनवाइटेड, इस आदमी को हो सकता है पार्टी में बुलाया गया हो, ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, मे हैव बीन थर्ड फॉर्म आ गया, ठीक है। और इसी प्रकार से जैसे ही ought to apologize, अपोलोजाइज करना क्या होता है, किसी से क्षमा मांगना। ही ought का मतलब चाहिए, शुड की तरह काम करता है। ही ought to apologize, ठीक है, ही ought to apologize to me, उसे मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिएगा मॉडल्स के साथ टू भी आ सकता है, जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ। इस प्रकार से मैंने आपको अभी ये बताने की कोशिश की है कि मॉडल्स के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म नहीं आता, अन्य फॉर्म्स भी आ सकते हैं, परंतु जब आप अन्य फॉर्म्स का प्रयोग करेंगे तो आप कुछ और वर्ब के टुकड़े साथ में
पुट करने पड़ेंगे। ये आपको मैंने एक पॉइंट बताया। अब चलते हैं प्रयोग पर, इनका प्रयोग कैसे किया जाता है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया बेसिक पॉइंट्स क्या हैं मॉडल्स को पढ़ने के, वो सबको पता होना चाहिए कि मॉडल्स को पढ़ने के बेसिक पॉइंट्स ये हैं कि दिमाग में रहने चाहिए मेरे, जब भी मॉडल्स पढ़ता हूँ पढ़ाता हूँ, या आप भी जब मॉडल्स पढ़ते पढ़ाते हैं तो आपके दिमाग बड़ी क्लियरली बेसिक्स तो रहने चाहिए। इफ़ यू डोंट हैव बेसिक्स इन योर माइंड, हाउ कैन यू लर्न एडवांस थिंग्स, right? And if you don't learn advanced things, or if you don't learn basic things, then how can you be able to clarify an exam, right? How can you clear an exam? Okay, rather than clarify, I should use clear the exam, not clarify. Clarify होता है किसी चीज़ को आप explain करते हैं, that it means you are clarifying that point, right? उसका स्पष्टीकरण देना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। Now we come to usages. यूसेजेस ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स के प्रयोग क्या हैं, राइट? यूसेजेस ऑफ, द लगा दो बेटर होगा, द यूसेजेस ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स के प्रयोग क्या क्या हैं। देखिए, व्हाट आर द यूसेजेस ऑफ मॉडल्स, मॉडल्स के प्रयोग क्या हैं। शुरू करते हैं नंबर 1। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा कि ये आप नोट के रूप में दिमाग बिठा लीजिएगा कि yes, different pronouns with the same model, with the different pronouns with the same models, same का मतलब वही, with the same model can give डिफरेंट मीनिंग्स। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि प्रोनाउंस के बदलने से मॉडल्स के मीनिंग बदल जाते हैं। मीनिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? कॉन्सेप्ट, आइडियाज। मतलब अगर आप एक ही मॉडल साथ अलग अलग लगाते हैं प्रोनाउंस, तो फिर उसका जो कॉन्सेप्ट वो चेंज हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, अगर मैं कहता हूं आई शैल गो, ठीक है, टुमारो, तो इसे अंग्रेजी में माना जाता है कि ये केवल फ्यूचर की बात कर रहा है, एक सामान्य सूचना दे रहा है कल वो कहीं जाएगा। आई शैल गो टुमारो, ये फ्यूचर की बात कर रहा है, आई शैल गो टुमारो, राइट। लेकिन अगर मैं कहता हूं आपसे आई विल गो टुमारो, तो इसमें और इसमें दोनों में थोड़ा अंतर है, चेक कीजिएगा, दोनों में डिफरेंस है। क्या चेंज हुआ? मॉडल चेंज हुआ है, तो यहां मैंने मॉडल चेंज कर दिया, ठीक है, यहां पर मैंने मॉडल चेंज कर दिया। और अब इसी को देखिएगा, ये तो मैंने मॉडल चेंज किया तो मॉडल के अनुसार मीनिंग चेंज हो गया, लेकिन मैंने क्या लिखवाया है? प्रोनाउंस अलग अलग है, मॉडल एक ही है। तो इसको एक बार हटाइए, इसकी हमें आवश्यकता नहीं एक बार, ठीक है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, यहां पर आ गया आई शैल गो टुमारो, और दूसरा देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा इससे, शी शैल गो टुमारो। इन दोनों में डिफरेंस होगा। यहां पे सर क्या अंतर? कुछ भी तो अंतर नहीं, केवल क्या चेंज हुआ बताइए? यहां पर केवल एक चीज चेंज की है मैंने, क्या? मैंने यहां पर प्रोनाउन चेंज कर दिए हैं, बाकी देखिए जो का तो सेंटेंस है, shall go tomorrow, right? There is no difference other than the pronouns. Only there is only one difference between these two sentences, that we have only two pronouns, two different pronouns. I belongs to first person pronouns, right? And she belongs to third person pronouns. तो आप कैसे इससे अलग अलग मीनिंग आ रहा है? यस, अगर ये जो दे रहा है आपको मीनिंग दे रहा है, ये सिंपल फ्यूचर को शो कर रहा है। सिंपल फ्यूचर का मतलब हुआ भविष्य में होने वाले किसी एक इवेंट, घटना को शो कर रहा है, पहला सेंटेंस, राइट। दूसरा जो शो कर रहा है वो फ्यूचर तो दिखा ही रहा है, प्लस एक चीज और दिखा रहा है, वो अथॉरिटी शो कर रहा है। बोलने वाला शी को जैसे आदेश दे रहा हो, वो वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ, इसमें जो है शी बाउंड है कुछ करने, शी को आदेश दिया जा रहा है, तो ये अथॉरिटेटिव है। इसको ज़्यादातर माना जाता है कि ये थोड़ा कमांड है एक तरह से। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, दूसरा जो सेंटेंस है
ये एक तरह से आप कह सकते हैं कमांड की तरह काम कर रहा है। कमांड या फिर आप कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शन। ओके, INSTRUCTION। तो दूसरे पहले वाला सिंपल फ्यूचर के इवेंट्स को दिखा रहा है। आप ये भी कह सकते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन होता है किसी काम के होने के बारे में पहले से बताना, उसकी भविष्यवाणी करना। तो पहला प्रिडिक्शन को दिखा रहा है या फ्यूचर को दिखा रहा है, दूसरा फ्यूचर को भी दिखा रहा है, लेकिन प्लस दूसरा पॉइंट कमांड दिखा रहा है, ये अथॉरिटी को शो कर रहा है। तो हो गया अंतर। केवल प्रोनाउंस बदलने से एक ही मॉडल का मीनिंग चेंज हो जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, एक और नोट लेते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैन चेंज द मीनिंग्स ऑफ मॉडल्स। मॉडल्स के मीनिंग चेंज हो जाते हैं अगर आप सेंटेंस के टाइप को चेंज कर देते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैन चेंज द मीनिंग्स ऑफ मॉडल्स। आप कैसे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो मॉडल का मीनिंग या मॉडल का जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ और आएगा। अगर सेंटेंस जो है वो नेगेटिव है तो मीनिंग चेंज हो जाता है, और सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इंट्रोगेटिव में वही मॉडल कुछ और मीनिंग देगा, नेगेटिव में कई बार उसका मीनिंग अलग हो जाता है, और अफर्मेटिव में उसका मीनिंग कुछ और हो जाता है। इस प्रकार से ये पॉइंट आपको याद रखना है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस कैन चेंज द मीनिंग्स ऑफ मॉडल्स, यानी एक ही मॉडल जो है उसके मीनिंग अलग हो जाते हैं यदि हम सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। आप कैसे एग्जाम्पल देकर दिखाइए, आपको दिखाता हूं, देखिएगा सेंटेंस। अगर मान लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं, यहां पर सेंटेंस देखिएगा, यू विल गो विद मी। ये दो चीजें शो करता है, यू विल गो विद मी, तुम मेरे साथ चलो। इसमें दो बातें हो सकती है, एक तो आप फ्यूचर के बारे में बता रहे हैं कि ऐसा होगा, और ये थोड़ा सा अथॉरिटी के रूप में हो सकता है, कमांड के रूप में हो सकता है, आप किसी को निर्देश दे रहे हो, कई बार ये मीनिंग भी आ सकता है। लेकिन पहला ही लेते हैं, इसमें दूसरे को एक बार अवॉइड करते हैं कि ये जो है प्रिडिक्शन या फ्यूचर को शो कर रहा है। ठीक है भाई, देखिएगा ध्यान से। अब इसको मैं, ये कैसे सेंटेंस आपको देखिएगा, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव का मतलब है जिसमें आपको नोट नहीं दिखाई दे रहा, क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा, वो अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, यू विल गो विद मी। अब आप कैसे, ये अफर्मेटिव है, इसका मैं अगर इंट्रोगेटिव बना देता हूं इसी सेंटेंस को, ठीक है, देखिएगा, अगर ये जो सेंटेंस है यू विल गो विद मी, इसको मैं बना देता हूं, ये तो है, चलिए अफर्मेटिव हो गया, ठीक है। इसको मैं अगर बना देता हूं इंट्रोगेटिव, यही सेंटेंस है, देखिएगा यही सेंटेंस, इसको मैं इंट्रोगेटिव बना देता हूं। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, विल यू गो विद मी, चेक द सेंटेंस, विल यू गो विद मी। तो ये क्या है, मेरा टोन थोड़ा अथॉरिटेटिव, सॉरी फिर से बोल रहा हूं, विल यू गो विद मी। सो ये क्या है, ये अगर आप इंग्लिश पढ़ते पढ़ाते सुनते समझते हैं तो याद रखिएगा कि ये ऐसे जो वाक्य होते हैं ये रिक्वेस्ट माने जाते हैं। ज़्यादातर सेंटेंसेज जो विल यू से शुरू होते हैं वो बेसिकली आपको रिक्वेस्ट माने जाएंगे। फिर भी कंफ्यूजन है तो ऐसे वाक्यों में प्लीज़ जोड़ दिया जाता है। क्या जोड़ दिया जाता है, प्लीज़, इससे थोड़ा और क्लियर हो जाता है। देखिए वही था, पहले क्या था, यू विल गो, राइट, सॉरी, पहले था यू विल गो विद मी, तो ये था आपका सेंटेंस कैसा, ये था अफर्मेटिव, यू विल गो विद मी, और यही यू विल गो बन गया विल यू गो, इसको माना जाएगा रिक्वेस्ट। तो ये क्या है, इसको कहिएगा प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन क्या होता है, वैसे तो प्रिडिक्शन मतलब भविष्यवाणी होता है, लेकिन यहाँ प्रिडिक्शन का मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं जो काम कल होने वाला आगे होगा उसके बारे में अभी से बात करते हैं, वो प्रिडिक्शन कहलाता है, ठीक है। इसको आप फ्यूचर भी कह सकते हैं। ये जो सेकंड वाला सेंटेंस है ये रिक्वेस्ट माना जाएगा, क्या माना जाएगा, रिक्वेस्ट, ओके, सो रिमेंबर दैट, इट रिक्वेस्ट।
ओके, तो मैंने कहा था ना आपसे, यही बात मैं आपको बता रहा था कि मॉडल जब आप पढ़ते हैं, याद रखिएगा, एक ही मॉडल है और आपने उसके प्रोनाउंस चेंज कर दिए सब्जेक्ट के रूप में जो आते हैं, तो वही मॉडल अलग अलग मीनिंग देगा, प्रोनाउंस बदलने, जैसा भी आपने पहले वाक्य में देखा था। और इसी प्रकार से मैंने ये बताया कि सेंटेंस के टाइप को चेंज करने से भी मॉडल के मीनिंग चेंज हो जाते हैं। वही मॉडल जो पहले कुछ और मीनिंग दे रहा था, वही मॉडल मीनिंग चेंज कर रहा है। यहाँ आप बात कर रहे थे कि ऐसा होगा, यू विल गो विद मी, और दूसरे में आप क्या कह रहे हैं, विल यू गो विद मी प्लीज। आपने वाक्य सबने सुना होगा, विल यू मैरी मी। अक्सर फिल्मों में आप देखा होगा, डायलॉग वगैरह में हीरो हीरोइन से कहता है विल यू मैरी मी, तो वो क्या होता है, कमांड थोड़ी होता है, वो रिक्वेस्ट होती है। वो मना भी कर सकती है, तो वो क्या है, वो रिक्वेस्ट करता है। रिक्वेस्ट करता क्या बोलता है, विल यू मैरी मी, राइट। MARRY, मैरी का मतलब शादी करना। मैरी की सेकेंड थर्ड फॉर्म है मैरिड। हालांकि हम लोग मैरिड का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं विशेषण के रूप में, कि वो मैरिड है कि अनमैरिड है, उसके रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुई कुछ बेसिक बातें मॉडल्स के लेकर। अब इनका प्रयोग सीखना शुरू करते हैं। मैं प्रयोग ही बता रहा हूँ वैसे तो, पर डिटेल में अब चलते हैं, वन बाय वन इनको लेकर देख लेते हैं। पहले मैं ले रहा हूँ वो मॉडल्स जो थोड़े से जिनके प्रयोग कम हैं, ओके, जो जल्दी खत्म हो सकते हैं, उनका प्रयोग मैं ले रहा हूँ, शुरू कर रहा हूँ। नंबर 1 पे ले रहा हूँ यहाँ पर मैं मस्ट। याद रखिएगा, मैं जब मॉडल्स पढ़ा रहा हूँ आपको, तो आई विल अडॉप्ट द मेथड ऑफ कंपैरिजन। आई मीन टू से दैट when I will teach you models, or when I'll teach you anything, I'll try to make a comparison between these two things or those two things that can confuse you. Because comparison से क्या होता है, जब आप दो शब्द बातों को पढ़ाते हैं, कंपेयर करके पढ़ाते हैं, it will be easier, right? It will be easier. ये थोड़ा आसान आपको लगता है, और you can say that you can perceive or conceive or you can understand the things very easily if you try to adopt the method of comparison. So I'll try to make a comparison between two models, and by that we can reach a conclusion. I mean we can reach a concept. वो कहना क्या चाह रहा है उसको समझेंगे। ओके, सो पहले लेते हैं मस्ट। मस्ट जैसा आप सुनते आए हैं, इसके बारे में बता दूं पहला, मस्ट का नेगेटिव जो है वो मस्ट नॉट होता है। ठीक है, जिसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, इसको बोला मसंट। मस्टंट नहीं कहा जाएगा, मसंट कहा जाएगा इसको। ओके, मसंट। इसमें ये वाला टे नहीं बोला जाता है, मस्टंट नहीं बोला जाएगा, मसंट बोला जाएगा। तो ये इसका नेगेटिव फॉर्म हो जाता है। ओके, देखिएगा। और अब बात करते हैं मस्ट क्या क्या दिखाता है। तो उसके लिए मैं पहले एग्जाम्पल देता हूँ, आप सेंटेंस को चेक कीजिए और सेंटेंस के आधार पे आप देखिएगा कि ये जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस क्या बताने कर रहा है, आपको बताना है। सेंटेंस देखिएगा, come on time. She must come on time. You must obey your honcho. Honcho means boss. honcho का मतलब क्या होता है, बॉस होता है। स्पोकन का वर्ड है, रिटन में नहीं यूज करते, इनफॉर्मल लैंग्वेज में ज़्यादा आता है और अनौपचारिक भाषा में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। यू मस्ट अबे योर हॉन्चो, इसका उच्चारण अबे होता है, ओबे नहीं, जैसे हम बोलते हैं ना ओबे, दैट्स नॉट ओबे, दैट इज इट्स अबे। यू मस्ट अबे योर हॉन्चो, तुम्हें बॉस का कहना मानना ही पड़ेगा या मानना ही चाहिए। ठीक है, और देखिएगा यू मस्ट हो गया, एंड शी मस्ट बी sick today. She must be sick today. And next देखिएगा, you must not or you mustn't, फुल फॉर्म में होता है must not, और वैसे आधा बोले तो mustn't. You mustn't, you must not cross the border. तुम्हें सीमा पार नहीं करनी चाहिए। बॉर्डर का मतलब जानते ही हैं, राइट, फ्रंटियर भी कहते हैं बॉर्डर, सीमा को। देशों की सीमाएं होती हैं, जिलों की सीमाएं होती हैं। हाँ, मनुष्य ने क्या कर रखा है, पूरी दुनिया को सीमाओं बांध रखा है, राइट। वी मैन, वी पीपल, वी ह्यूमन बींग्स आर आई थिंक द क्रूएलेस्ट और द मोस्ट क्रूअल स्पीसीज ऑन अर्थ, राइट। हम सबसे क्रूअल प्रजाति संसार की, इस विश्व की।
ठीक है. सो वी ट्राई टू डिवाइड थिंग्स, वी ट्राई टू ओके we can say that we try to destroy nature, we try to destroy this world, we try to exploit other species on earth. हम हर चीज़ का प्रयोग करते हैं और हम प्राय अपने भले के लिए करते हैं. वी आर सेल्फिश एज ह्यूमन बींग्स, एज अ रेस, ओके, एज अ स्पीसीज, एंड वी ट्राई टू डिस्ट्रॉय द डिस्पोज द थिंग्स. ओके, सो यू मस्टंट और मस्ट नॉट क्रॉस द बॉर्डर. तुम्हें बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है. ये हो गया, ठीक है. अभी बात करेंगे और डिटेल में, देखिएगा, ठीक है भाई. तो चेक कीजिएगा यहाँ पर. और ओके, पहले जो 2 सेंटेंस है, फिर तीसरा है और ये चौथा है. आई हैव रिटर्न 4 sentences including must as a model. Obviously it is a model, right? So 4 सेंटेंस लिखा, चारों में आया हुआ, ठीक है. लेकिन ये क्या दिखा रहा है, मतलब मैंने आपको शुरू में बताया था कि एवरी मॉडल हैज टू गिव, हैज टू कन्वे एन आइडिया, a concept. For example, permission, for example, obligation, for example, order, for example, request. Okay? So ये आपको जरूर शो करता है एक मॉडल. तो ये मस्ट क्या शो कर रहा है? Just look at the board, look at the sentence. She must come on time. ये obligation है. इसमें देखो, हिंदी अनुवाद करना चाहे 2 प्रकार से कर सकते हैं. उसे समय पर आना ही चाहिए और उसे समय पर आना पड़ेगा. दोनों में बाध्यता है, कंपल्शन है. तो आप पहले सेंटेंस में ये शो कर रहा है. किसको शो कर रहा है? ऑब्लिगेशन को, पहले सेंटेंस में, राइट. उसे समय पर आना ही चाहिए या आना ही पड़ेगा. तो पहला वाक्य कह रहा है ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, कंपल्शन की बात कर रहा है. और दूसरा देखिएगा, यू मस्ट योर हॉन्चो. ये क्या है? अच्छा बताइए, बॉस का आदेश मानना हमारी इच्छा पर है क्या? नहीं. अगर हम बॉस, चाहे वो सरकारी नौकरी में चाहे प्राइवेट में हो, इफ यू डोंट फॉलो द इंस्ट्रक्शन बाय आवर बॉसेस, वी विल लूज द जॉब और वी विल लूज अ लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, सो ये बताइए, अगर आप अपने बॉस का, हॉन्चो का, जिसको मैंने स्पोकन वर्ड यूज किया, हॉन्चो मीन्स बॉस, ओके, उसका आज्ञा पालन नहीं करेंगे, we'll be losing a lot of things. हम बहुत चीज़ें खो रहे होंगे, राइट. तो ये भी ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है. अच्छा याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में ऑब्लिगेशन के स्थान पे अलग शब्द है. जैसे आपके सर क्या हो सकता है ऑब्लिगेशन के स्थान पर? कई बार ऑब्लिगेशन शब्द है, इसी को कुछ किताबों में ऐसे लिख दिया, नेसेसिटी, ओके, नेसेसिटी, या फिर कुछ लिखा होता है कंपल्शन. इन तीनों का लगभग एक ही अर्थ है, बाध्यता, आवश्यकता, जरूरत, राइट. ये है यहां पर. ओके, यू मस्ट अबे योर हॉन्चो. ये भी ऑब्लिगेशन, ऐसी बात जिसे टालने से आपका नुकसान हो सकता है, वो बातें ऑब्लिगेशन होती हैं. जो कानून के दायरे में है, जो सामान्य नियम पर आधारित है, वे सब बातें ऑब्लिगेशन होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सड़क के बीच में चलेंगे चलते वाहनों में, तो आपको नुकसान हो जाएगा. तो मैंने कहा यू मस्ट कीप टू द लेफ्ट, आपको बाईं तरफ चलना चाहिए. ये अगर रूल्स होते हैं वो हम फॉलो करने पड़ते हैं. तो वहां पर ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है कि आपको ऐसा करना ही पड़ेगा वरना नुकसान हो जाएगा. तो ये ऑब्लिगेशन कहलाता है. तो मस्ट यहां पर क्या शो कर रहा है? ऑब्लिगेशन. तीसरे में देखिएगा, शी मस्ट बी सिक. अब की बार ध्यान से पढ़िए आप, इसमें कहीं कोई ऑब्लिगेशन, बीमार होना कोई बाध्यता थोड़ी है, जरूरत थोड़ी है कि आपको बीमार होना ही पड़ेगा. इसका मतलब ये थोड़ा अनुवाद क्या करेंगे, ट्रांसलेशन क्या करेंगे, उसे बीमार होना पड़ेगा आज नहीं, ये कुछ और ही दिखा रहा है. शी मस्ट बी सिक टुडे. आप कहें सर फर्स्ट फॉर्म कहां पर है मॉडल्स के बाद? बी, ये फर्स्ट फॉर्म है, राइट. याद रखिएगा, इज़ेमार का जो मॉडल्स के साथ जो फॉर्म आता है इज़ेमार का, वो बी हो सकता है. इज़ेमार थोड़ी लगाएंगे आप ये थोड़ी कह सकते हैं सेंटेंस को, आप ये थोड़ी लिख सकते हैं शी इज सिक टुडे. क्या आप ऐसे बोल सकते हैं? नो, नेवर. इट विल बी इनकरेक्ट और अनएक्सेप्टेबल. ये जो सेंटेंस गलत हो जाएगा. ऐसा कोई सेंटेंस थोड़ी हो सकता है. इट इज इनकरेक्ट,
तो आप क्या मतलब समझे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मॉडल्स के बाद इजेमार वॉल्सवर का जो फॉर्म आता है वो बी आता है, तो यहाँ पर बी आ रहा है। ठीक है, ये है पॉसिबिलिटी, रादर मुझे बोलना चाहिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ये संभावना दिखा रहा है, पक्की संभावना, कठोर संभावना को दिखाने के लिए भी हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। शी मस्ट बी सिक टुडे, जरूर आज वो बीमार है या होगी, इस बात की पूरी संभावना है, तब हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। शी मस्ट बी सिक टुडे, तो स्ट्रॉन्ग, देखिए केवल पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं तो आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, जिसको मैं आगे प्रयोग करके दिखाऊंगा। कैन का प्रयोग कर सकते हैं, मे का कर सकते हैं। लेकिन जब आप स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाना चाहते हैं और पूरे आश्वस्त उस बात को कहते समय कि ऐसा अवश्य है, तो आपको फिर मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आज संडे है मान लीजिए और मैंने कहा कि दुकान बंद होगी, तो दुकानें अगर बंद रहती संडे को तो मैं क्या बोलूँगा, क्योंकि मुझे पता है दुकानें बंद रहती, तो मैं क्या बोलूँगा, या मैंने कहा आज बैंक बंद होगा, तो सबको पता है बैंक बंद रहते संडे को नॉर्मली, तो मैं क्या बोलूँगा, किसी ने कहा नहीं, कहा बैंक तो आज खुले होंगे, मैंने कहा नहीं, बैंक तो आज बंद ही होंगे, बंद ही होंगे। वाई? बिकॉज आई नो, आई हैव सीन, ओके, आई हैव ऑब्जर्व्ड, मैंने देखा है, महसूस किया है कि जो बैंक्स हैं वो संडे को बंद ही रहते हैं, राइट। तो शी मस्ट बी सिक टुडे, ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। ओके, ये हो गया स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। पक्की संभावना दिखाने के लिए भी मस्ट का प्रयोग किया जा सकता है। यू मस्ट नॉट क्रॉस द, तुम्हें बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है। अब की बार इन तीनों से अलग बात, ये बताइए क्या आ गई तीनों से अलग बात? आप अलग बात ये आ गई है, अब की बार मैंने मस्ट के साथ नॉट का प्रयोग भी कर दिया है। ठीक है, तो अब ये ऑब्लिगेशन तो कह सकते हो, ये भी ऑब्लिगेशन है, लेकिन ये नेगेटिव है, नॉट के साथ है। इसका मतलब ये हुआ मस्ट नॉट क्या कहता है, मस्ट नॉट कर, प्रोहिबिट करता, प्रोहिबिट प्रतिबंध, बैन, रुकावट, रोकना। तो आप जब भी मस्ट नॉट को देखें याद रखिएगा, मस्ट नॉट किसी से आप कहते हैं, ज़्यादातर यू के साथ आता है ऐसा वाक्य। ठीक है, ये जब आता है ना मस्ट नॉट, ये ज़्यादातर यू के साथ मिलेगा आपको। यू मस्ट नॉट डू दैट, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, यू मस्ट नॉट स्टे हियर, यू मस्ट नॉट टीज दैट बॉय, यू मस्ट नॉट अनॉय दैट पर्सन, यू मस्ट नॉट फॉर एग्जाम्पल क्रॉस द बॉर्डर। तो ये क्या दिखा रहा है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि यार ये मस्ट नॉट कौन से थॉट को दिखा रहा है, तो बताइए प्रोहिबिशन को दिखा रहा है, ये प्रतिबंध को दिखा रहा है, मनाही को दिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग डिनायल को दिखा रहा है। आप कैसे, डिनायल क्या होता है? डिनायल होता है मनाही, उसको मना किया जा रहा है, DENIAL, डिनायल, स्ट्रॉन्ग डिनायल को शो कर रहा है। तो लास्ट वाले सेंटेंस में मैंने मस्ट नॉट का प्रयोग किया है, तो इसको आगे ले चलता हूँ थोड़ा सा मैं, याद रखिएगा सभी लोग। मस्ट नॉट, जिसको कहते हैं मसंट, ये क्या शो करता है? ये शो करता है स्ट्रॉन्ग डिनायल। ठीक है, कई बार ये लीगल डिनायल भी हो जाता है, कानूनी रूप से कोई बात आप नहीं कर सकते तो लीगल डिनायल भी हो जाता है। हालांकि एग्जाम में, परीक्षाओं में जब ये आता है तो परीक्षा, जो एग्जाम बोर्ड्स होते हैं वो इनकी बजाय किसका यूज करते हैं? प्रोहिबिशन। याद रखिएगा, PROHIBITION, प्रोहिबिशन का अर्थ होता है बैन। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर, इसका मतलब आप यहाँ, आपको स्मोक नहीं करना है वहां पर। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिएगा, यू मस्ट नॉट एंटर द प्रेमिसेस, प्रेमिसेस क्या होता है, स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, दिखता बहुवचन है, ये ऐसे लिखा जाता है PREMISES, प्रेमिसेस। प्रेमिसेस होता है बिल्डिंग, उसके आसपास क्षेत्र को प्रेमिसेस कहा जाता है। ठीक है, तो यू मस्ट नॉट एंटर द प्रेमिसेस, इसका मतलब मनाही है, उस भवन या परिसर में आने की मनाही है, ऐसा साइन बोर्ड पर बाहर लिखा हुआ है, तो ये क्या है? प्रोहिबिशन है। ओके, हो गया। नेक्स्ट अगला देखिएगा, you must report to the police immediately। तो
तुम्हें तत्काल ही पुलिस को सूचना दे देनी चाहिए। रिपोर्ट करना होता है, यहाँ रिपोर्ट देना होता है, सूचना देना होता है। ये बताइए मस्ट रिपोर्ट, इसमें आप क्या मानेंगे? यू मस्ट रिपोर्ट टू द पुलिस इमीडिएटली, तुम्हें तत्काल ही पुलिस को सूचना देनी चाहिए। ये है ना तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, ना ही प्रोहिबिशन है क्योंकि नॉट नहीं आया, ना ही ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन जो है वो उसकी संभावना है, लेकिन ज़्यादा संभावना ध्यान देखिएगा, ये एडवाइस को दिखा रहा है। पक्की सलाह, किसी को सलाह दे रहे हैं और बहुत दमदार तरीके से दे रहे हैं, उसे ऐसा करना ही चाहिए, तो फिर आपको मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस, या आप ये भी लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग सजेशन, राइट। पक्का सुझाव देने की, पक्का से मेरा मतलब है, बता दूं मैं आपको, पक्का से मेरा मतलब है कि आप आश्वस्त हैं अपनी सलाह को लेकर और आपको कॉन्फिडेंस है कि जो आप बात कह रहे हैं उस सामने वाले जिसको आप कह रहे हैं उसके लिए अच्छी होगी, बिल्कुल अच्छी होगी, तो आप इसका प्रयोग करते हैं मस्ट का। और एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं आपको, देखिएगा। शी मस्ट, ठीक है, शी कंसल्ट ए फिजिशियन। फिजिशियन कौन होता है? डॉक्टर को ही फिजिशियन कहते हैं, वो प्राय दवाइयाँ वगैरह लिखता है, उसे फिजिशियन कहते हैं। शी मस्ट कंसल्ट अ फिजिशियन, उसे डॉक्टर से मिल ही लेना चाहिए। ये आपको क्या लग रहा है? कंसल्ट होता है मिलना, विचार विमर्श करना, तो उसे डॉक्टर से मिल ही लेना चाहिए। शी मस्ट कंसल्ट अ फिजिशियन। आप आपसे पूछ ले क्या, कौन सा विचार शो कर रहा है, तो आप बताइएगा स्ट्रॉन्ग एडवाइस, कॉन्फिडेंट एडवाइस, या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग सजेशन, ठीक है, उसको शो कर रहा है। यह आ जाता है, ठीक है भाई। तो इतना आपको ध्यान रखना। एक इसमें और एक पॉइंट रह गया, उसको ले लेते हैं। मस्ट हैव थर्ड फॉर्म, ये थोड़ा अलग स्ट्रक्चर आ गया है, देखिएगा ध्यान से। मस्ट हैव थर्ड फॉर्म क्या शो करता है? याद रखिएगा, ये दिखा रहा है पास्ट की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है या कहीं पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि यार ये मस्ट यहाँ पर पास्ट को दिखा रहा है, प्रेजेंट को, फ्यूचर को, तो बताइए पास्ट को दिखा रहा है। मस्ट हैव थर्ड फॉर्म जब भी आएगा तो याद रखना है, मस्ट हैव थर्ड फॉर्म जब भी आए तो याद रखना वो शो करता है पास्ट के बारे में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। आपके सर मतलब ये हुआ कि थर्ड फॉर्म के रूप में एक्शन दिया जाएगा आपको, ये एक्शन अवश्य हुआ होगा। ये मुझे अगर पक्का लग रहा है कि थर्ड फॉर्म के रूप में जो मैं बात कह रहा हूं, अगर ये मुझे लगा अवश्य ऐसा हुआ होगा, तो फिर मैं इसका प्रयोग करूंगा। तो अगर कोई आपसे पूछे पास्ट है, प्रेजेंट, फ्यूचर है, तो बताइए ना ये पास्ट है ना प्रेजेंट है, सॉरी ना ये फ्यूचर है ना प्रेजेंट है, ये पास्ट है। आप कैसे एग्जाम्पल, यस एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं। जैसे देखिएगा सेंटेंस, शी मस्ट हैव, ठीक है, शी मस्ट हैव विजिटेड द टेम्पल, शी मस्ट हैव विजिटेड द टेम्पल। क्या, अच्छा थोड़ा और कर लेते, यहां पर विजिटेड, ट्रांसलेशन कीजिए, वह अवश्य ही उस मंदिर गई होगी, या वह अवश्य उस मंदिर में गई होगी, या वह अवश्य से वो मंदिर देखा होगा। ये भूतकाल की बात है। कोई आपसे पूछ ले क्या है, पास्ट के बारे में स्ट्रांगली कोई पक्का अनुमान लगा रहा है, तो पास्ट के बारे में स्ट्रांग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए। अच्छा, अभी मैंने एक वाक्य लिया था, आप उसे कंपेयर करें, शी मस्ट बी सिक टुडे, शी मस्ट बी सिक टुडे, मैंने कहा था ये भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, आपको याद होगा। अच्छा, अभी पिछले पेज मैंने लिखा था शी मस्ट बी सिक टुडे, और अब मैंने कहा और मैंने कहा वो भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है और ये भी स्ट्रॉन्ग भी, लेकिन फर्क क्या बताएंगे, ये पास्ट के बारे में बात कर रहा है और ये अभी के बारे में बात कर रहा है, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है, ये प्रेजेंट में स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। ही मस्ट बी एट होम, ही मस्ट फील बैड, उसे अवश्य बुरा लग रहा होगा, मस्ट फील। शी मस्ट बी सिक टुडे, आज वो अवश्य बीमार होगी, मुझे पक्का पता है, इसकी पूरी संभावना है, ये आज की बात कर रहा हूं। लेकिन जब आप कह रहे हैं मस्ट हैव थर्ड, ये आज की बात नहीं कर रहा हूं,
ये पास्ट की बात कर रहा हूं। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, अगर मैं लिखता हूं शी मस्ट हैव, ठीक है, शी मस्ट हैव बॉट दिस चेयर फ्रॉम योर शॉप या शोरूम, तो इसका मतलब बताइए क्या होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिएगा, पास्ट को और दिखाने के लिए आप ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, यस्टरडे, यस। इससे हम जो है वो बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं। यस्टरडे के आने से आप देख सकते हैं और क्लियर हो गया है। ये जो कुर्सी है उसने अवश्य तुम्हारी दुकान से ली होगी, इसका मुझे पक्का आइडिया है। कल की बात है, यस्टरडे। शी मस्ट हैव बॉट दिस चेयर फ्रॉम योर शॉप यस्टरडे, शोरूम। तो उसने तुम्हारे शोरूम से ये चेयर ली होगी, मुझे इसका पक्का अनुमान है या पक्की तो आप कैसे, ये क्या शो कर रहा है? मस्ट हैव थर्ड फॉर्म को आपसे क्या शो कर रहा है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी इन द पास्ट, या आप ये भी कह सकते हैं पास्ट पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। रिमेंबर दैट, याद रहेगा, सभी को ध्यान रखिएगा कि पास्ट की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए मस्ट हैव का प्रयोग किया जाता है। आप इसको वैसे एक नाम और दे सकते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग गेस अबाउट पास्ट एक्शन, किसी भूतकाल में हुए कार्य को स्ट्रॉन्ग गेस, GUESS, स्ट्रॉन्ग गेस अबाउट अ पास्ट एक्शन। भूतकाल में हुए किसी काम को लेकर पक्का अनुमान लगाते हैं, तब मस्ट हैव थर्ड फॉर्म आता है। ओके, सो इट वॉज अबाउट मस्ट। आज हमने मस्ट के बारे में बात की है, ठीक है। आई थिंक इनफ फॉर टुडे, आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।